इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूं और यही सवाल पूरी दुनिया के लोगों के जहन में है कि तालिबान जो बार बार कह रहा है कि वो बदल रहा है, वो बदल गया है, सबको हक देने का हिमायती है, वो कितना बड़ा झूठ है। और जो तस्वीरें इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो दर्शक देख पा रहे हैं। ये वीडियो है जिसमें तालिबान अपना असली चेहरा दिखा रहा है। कई ऐसे वीडियोस मोहम्मद साहब सामने आ रहे हैं जिसमें पीटा जा रहा है लोगों को जीन्स पहनने के नाम पर, बाहर निकलने के नाम पर। जो अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है, नहीं मानने पर जुल्म किया जा रहा है। यही तालिबान का असली चेहरा है। क्या यह अब साबित हो रहा है कि तालिबान न बदला है न बदल सकता है? जी, मेरे ख्याल से वो बदल नहीं सकता है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत कि हम बदल गए हैं, हम बदल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसका आपको मैं लॉजिकल रीजन बताता हूँ क्यों। बात दरअसल ऐसी है कि उनकी जो लीडरशिप है, हालांकि जैसे कि आप हिबतुल्लाह को ले लीजिए, आप हैं, हिबतुल्लाह का दरअसल असल में अर्थ होता है कि भगवान की देन, खुदा की देन। और हिबतुल्लाह, अशकुंदादा, मोहम्मद ब्रदर, मुल्ला ब्रदर हो गए, इनकी लीडरशिप हुए हैं। आप देखिए, इनका एक ही वो रहा है, वो शरिया लॉ के कानून में यकीन रखते हैं। और हालांकि वो कह रहे हैं हम शरिया लॉ के मुताबिक, कहीं नहीं शरिया लॉ कहता है कि वुमेन को, कि लेडीज को काम मत करने दो। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, ये तो तालिबान कहते हैं। और ये तालिबान जो लोग हैं, इनका कानून, इनका शरिया लॉ अलग है दुनिया से, इनकी सोच ही अलग है इनकी। और ऊपर से इनकी जो लीडरशिप जो है, जो फिर भी जो कह रही है, जैसे कि सुहेल शाहीन साहब ने बोला था कि उनके साहब की बोला हूं मैं, तो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पे एक बदलाव लेके आएंगे। अब उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो तो उनका सिंक नहीं है, तालमेल नहीं है टॉप की लीडरशिप से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट है भगत बटालियन के शेरू, अब जो अफगान आर्मी में थे, अब तालिबान में है। अब ठीक है, वो इस तरीके से इनकी जो लीडरशिप हो गई, वो काफी एक तरीके से एजुकेटेड मान लिए अब उनको। मगर जो फुट सोल्जर हो रहे हैं, इनमें उनकी लीडरशिप ने भी स्टेटमेंट इशू दिए कि भाई हम एडवाइस करते हैं कि जो अफगान लेडीज हैं वो घर पे रहें जब तक हमारी फोर्सेस को पूरी तालीम ना मिल गई हो कि लेडीज के साथ कैसे बर्ताव करना है। ये लोग क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, इनकी बहादुरी वहीं तक सीमित है जब ये किसी निहत्थे को देख लेंगे, लेडीज को देख लेंगे, बच्चों को देख लेंगे, किसी को भी पकड़ के सूली पे चटका देंगे। 27 सितंबर 1996 में इन्होंने वहां की जो अपने राष्ट्रपति खुद को, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को सूली पे अटका दिया, जहां जब ये यूएन ऑफिस में शेर रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब। इन हालातों पर और आगे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से अफगानिस्तान का भविष्य कैसे तय होगा। और अभी जो तालिबान सरकार बनाने की बात कर रहा है, उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उस पर भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि भारत सरकार भी बात कर सकती है और वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो बाकी बचे हुए हैं, उन्हें निकाला जा सके उस बातचीत के जरिए। आप रहिएगा हमारे साथ मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरी नीति है, और इसी के संबंध में मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान ये कह रहा है कि आम अफगानी देश छोड़कर ना जाएं, और इसके लिए बाकायदा उसने अपील की, आदेश दिया, पहरे लगाए, और अब जुल्म ढा रहा है उन लोगों पर जो कि अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। यहां तक कि अमेरिका से अपील कर दी तालिबान ने कि जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, उन्हें यहां से बाहर निकाल के ना ले जाए। और दूसरी तरफ वही तालिबान है जो कह रहा है कि शरीयत के हिसाब से अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो आपको वो प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे फिल्म मेकर हों, चाहे संगीतकार हों, आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा। खेलों को लेकर के भी तालिबान की यही सोच है। तो ये दोहरा रवैया, वो चाहता है कि हमारे हिसाब से जिए, और अगर नहीं जिए तो यहीं पर मर मर कर रहें, लेकिन देश छोड़कर आप नहीं जा सकते। ये कितना बड़ा जुल्म है और कैसी मानसिक स्थिति से ये अफगानी गुजर रहे होंगे। देखिए, ये असल में अफगानिस्तान वाले जो तालिबान वाले हैं, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को वो कम से कम 200-250 साल पीछे ले जाए। लोग मेहनत करते हैं आगे बढ़ने की, और ये लोग जो एक ऐसा नेशन, जो ज्यादा लंबी बात नहीं है, 40 साल पहले सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करता था, वो आज की तारीख में एक पिन बनाने के लायक नहीं है। तो ये पिन क्या, ये लोग तो देश को, अपने देश को कम से कम
250-300 में कम बोल रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कितने साल जहां तक आया है और पीछे ले जाना चाहते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान की जो नॉन मुस्लिम एमपी है, जो पहली एमपी है अनारकली कौर, वो वहां से अब वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है बिल्कुल महफूज होके। और इन्होंने अफगानिस्तान में रहते हुए भी तालिबान के खिलाफ कहा था, अगर ये अभी महफूज हैं और ये कहती है मैं कहती आऊंगी, तो अब ये दिखाता है कि ये तालिबान जो है, इनकी जो सोच है, ये लोग एक कम्युनिटी को ना ये लोग बदनाम कर देते हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कई तरह के फैक्टर्स पर निर्भर करती है, और अभी भारत सरकार ने कई बार कहा है कि प्राथमिकता उन लोगों को बाहर निकालना है जो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। न सिर्फ वो भारत के नागरिक हों, बल्कि अगर अफगानिस्तान के लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं, अपना देश छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी मदद की जाए। और ये तभी संभव है जब इस वक्त एक कम्युनिकेशन हो वहां पर जो सत्ता में फोर्स है और भारत सरकार के बीच। तो क्या अभी जरूरी है कि एक कम्युनिकेशन कायम करके अपनी प्राथमिकता पूरी की जाए और वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें तालिबान बाहर निकलने से रोक रहा है, उनकी निकासी सुनिश्चित की जाए? जी हाँ, देखिए कम्युनिकेशन से ही तो आगे रास्ता खुलेंगे, बात से ही तो बात निकलती है। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि गोलियों से कभी कोई हल नहीं निकला है, बातों से हल निकला है। अब आप देख लीजिए कि कल की बात बता रहा हूं मैं आपको, 3 गुरु ग्रंथ साहब जी की कॉपी की 44 सिख्स जो कि नॉन इंडियंस हैं, अफगान सिख्स, हिंदुस्तान ने उनको रिहा करके यहाँ पे लेके आए थे। टोटल 78 लोग उनका जहाज अभी और आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान के लोगों में बहुत ही क्या बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी बहुत है, उनमें एक कंपैशन बहुत है, केवल अपने देशवासियों के लिए नहीं, औरों के देशवासियों के लिए भी। तो अभी जितने और 6 देश हैं, इसलिए 6 देश हैं जो सामने आए हैं, ये कह के कि हम हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान से निकालेंगे, और 6 मुल्क तो सामने आ गए हैं, और भी मुल्क हमारे साथ दे रहे हैं। क्यों? उनको दिख रहा है वो सच्चाई, वो ईमानदारी कि हिंदुस्तान सच में चाह रहा है, गुड इंटेंशन देने के सच में चाह रहा है कि लोगों की हेल्प करे। और जो तालिबान है भाई, उनके बारे में आपको हम सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है शाह साहब, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद अली साहब का। मोहम्मद अली साहब, इस तरह की तस्वीरें बहुत कचोटती हैं, परेशान करती हैं कि किसी मुल्क के हालात इतने कम वक्त में इतने ज्यादा बदल जाएं और वहां के जो मंत्री रह चुके हैं वो इस तरीके से अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हों। जब कोई भी देश बातचीत के लिए सोचेगा तालिबान से या फिर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की प्लानिंग करेगा, तो क्या ये तस्वीरें जहन में रहेंगी? और कितना मुश्किल होगा तमाम देशों के लिए कि वो एक तरफा फैसले कर सके कि हम तालिबान का बायकॉट करेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सीधा मतलब होगा कि वहां के लोगों को, आम जनता को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ देना। और क्या ये अफोर्ड कर सकती हैं भारत सरकार या और भी सरकारें? नहीं, देखिए कम्युनिकेशन से ही बात आगे बढ़ेगी। जैसे कि अभी आपने दिखाया कि मंत्री थे अफगानिस्तान में, स्कूट फूट रहे थे, हमेशा इनके पास सुरक्षा का घेरा हुआ कर था। अभी जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। भाई गुजारा करना है तो अब क्या करें? अपने देश से तो बाहर आ गए, अब क्या करें? अब देखिए अहमद मसूद की मैं दाग देता हूं कि वो पंजशेर में लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। उन्होंने बोला भी, ये भी बोला है 2 दिन पहले ने कहा था कि हमको एक युद्ध टाइप सिचुएशन नहीं चाहिए, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं चाहिए। अगर नेगोशिएशन पे आती तालिबान तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तालिबान ने इन पर एक प्रस्ताव रखा इनके आगे कि 12 मेंबर की डेलीगेशन टीम, लीडरशिप टीम, नेताओं की टीम बनाएंगे, उनमें आपको हम शामिल करेंगे। अहमद मसूद ने इसमें मना कर दिया। अरे उनमें वो खून है जो अहमद शाह मसूद का खून था, जो कि पंजशीर के वो वहां पे शेर थे। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, अब ये सुनिए आप, ये पाकिस्तान के वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो पार्ट टाइम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, मैं तो ऐसा कहूंगा तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज्यादा हैं। ये गए थे ताजिकिस्तान मदद लेने के लिए। अब रूस जो है ताजिकिस्तान, इन्होंने इनको जलील करके वहां से भगा दिया, ये बोल के कि हम अमरुल्लाह सलेह की मदद कर रहे हैं, आप भागो यहां से। और जो अब ये देखिए ये हालत है कि वहां पे जो तालिबान जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है उनको वहां जलील करके भगा रहे हैं। मगर ये बड़ा दुख दर्द होता है ये देख के कि अपने घर में राजा था,
अपने घर से बाहर निकल के क्या काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, तालिबान की हिम्मत, मुझे भी अक्सर लोगों ने फोन किया है, मेरे वेल विशर्स ने फोन किया है और मेरे को लिखा है मेल पे, भाई तुम तालिबान के खिलाफ कह रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं डर किस बात का, इनसे क्या डर? ये तो डरपोक है खुद, पहली बात तो। दूसरी बात, अरे अपने घर में तो हर कोई शेर बनेगा ना, इनकी हिम्मत वहीं तक है। ये लोग पंशेर तक तो कुछ कर नहीं पा रहे, वहां से बाहर निकलने की बात करेंगे। और जो लोग अगर डर रहे हैं कि भाई इनका आगे इनका इफेक्ट हो सकता है पीओके में, आगे देखता आपकी तब देखेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ठीक है, आपने चूंकि पंजशीर का जिक्र किया, इसलिए पंजशीर के ताजा हालात जो हैं वो दर्शकों को बताते हैं और फिर से एक बार आपके पास में लौटूंगी। एक बार शाह साहब का रुख करेंगे। मोहम्मद अली शाह साहब, सरकार जो तालिबान बनाने की बात कर रहा है उस पर भी कई तरह के सवाल है। हालांकि ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन रहा है और ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर उसने कब्जा किया है, अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की है। अब जब सरकार बनाने की कवायद चल रही है तो दो चीज है। एक, जो मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम मंत्री जिन्हें बनाने वाला है तालिबान, उनका कोई न कोई आतंकी कनेक्शन रहा है। हथियार उठाते रहे हैं ये लोग, हिंसा फैलाते रहे हैं, लोगों को मारते काटते रहे हैं, अब वो देश के लिए नीतियां बनाएंगे। ये कितना खतरनाक है। और दूसरा, हामिद करजई जैसे शख्स के साथ अगर बातचीत चल रही है तो क्या एक उम्मीद की किरण भी है कहीं ना कहीं? कि आपकी बात का मैं एक संक्षेप में जवाब देता हूं। पहले हमको दरअसल इनकी जो राजनीति है वो एक तरीके से उनकी नफ्स पकड़नी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी। देखिए, 24 दिसंबर 1979 से लेके 8 फरवरी 1989 जब अफगान रशियन वॉर चली थी, तकरीबन 9 साल, उस टाइम पे अमेरिका ने ही क्या करा? अमेरिका ने उस टाइम पे रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक फोर्स तैयार करी और यही फोर्स अलकायदा, तालिबान जो भी कह दी, यही फोर्स उसामा बिन लादेन इसका हिस्सा थे। उस टाइम पे ये एक मुजाहिदीन थे, होली वॉरियर्स को कहते हैं। सन 2001 में 11 सितंबर को उसामा बिन लादेन ने क्या करा? उन्हें घूम फिर के अलकायदा के थ्रू अमेरिका पे ही हमला बोला, ट्विन टावर गिराया, पेंटागन पे हमला किया। अब मतलब जो भी सांप को पालेगा वो घूम फिर के सांप उसको ढसेगा। अच्छा, फिर 1994 में मौलाना मोहम्मद उमर और मौलाना ब्रदर, इनने तालिबान की शुरुआत करी थी अफगानिस्तान से, कि कंधार से, जो कंधार का बर्थ प्लेस है अफगानिस्तान, जो तालिबान का बर्थ प्लेस है अफगानिस्तान में। अब दोनों ने कंधे से कंधा मिला के सोवियत के साथ लड़े थे, ये जो अभी यूएसएसआर हो गया है, तब रशिया था। खैर, अब उसके बाद फिर इसके बाद क्या हुआ? 2013 में जब मौलाना मोहम्मद उमर का इंतकाल हुआ तो उनका जो बेटा था मोहम्मद याकूब, वो निकल कर आया। अब ये था कि भाई वो मौलाना मोहम्मद उमर तो इनके फाउंडर थे, तो अब मौलाना याकूब तो बहुत यंग थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो उनके जो डेप्टी थे तो अख्तर मंसूर, उन पे नाम आ रहा था कि इन्होंने मौलाना मोहम्मद उमर का कत्ल करवाया है। लेकिन मौलाना याकूब निकल कर आए, बोला नहीं, उनके वालिद साहब, उनके फादर एक नेचुरल तरीके से मरे हैं। खैर, उसके बाद जब मौलाना मंसूर को जब उनका हेड सदार चुना गया, जब इलेक्ट किया गया 26 जुलाई, उसके बाद उसके बाद मौलाना याकूब ने कोई पोजीशन नहीं ली। जब अख्तर मंसूर, जब एक एयर स्ट्राइक, यूएस की एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी 2016 में, इसमें वो मारे गए थे, उस टाइम पे मौलाना ये जो अभी जो है हिबतुल्लाह, इनको सदार बना दिया। अब ये मिलिट्री कमांडर कम है, एक रिलीजियस हेड ज्यादा है, ये फतवे जारी करते हैं, ये जितने भी उनके जो त्योहार होते हैं वहां पे तकरीर करते हैं। इनका खुद का जो बेटा जो था ना, वो 2017 में वो एक खुद एक टेररिस्ट था, वो एक फिदाइन, एक सुसाइड बॉम्बर था वो। तो उसने अफगान सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला किया था 2017 में, जहां पे ये खुद ही मारा गया था उस टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की जो कट्टरपना है, कितना कट्टरपना होगा उसके अंदर। बिल्कुल, ये कट्टरपन हम समझ सकते हैं, लेकिन आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन देशों के लिए कितना मुश्किल होगा, जो योद्धा हैं उनका जिक्र कर रहे थे, कितना मुश्किल होगा तालिबान के लिए इस मोर्चे को फतह करना, क्योंकि हार मानने के लिए तैयार नहीं है और करीब 6000 की फोर्स उन्होंने खड़ी कर ली। अब ये युद्ध चल रहा है पंजशीर के भीतर, जहां पर तालिबान को कई जगह पर मुंह की खानी पड़ी है, तालिबान के कई आतंकवादी, कई लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन टिकना और लंबे वक्त तक टिकना पंजशीर के लोगों के लिए, उन लड़ाकों के लिए, उन योद्धाओं के लिए कितना मुश्किल रहेगा?
बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि पंजशीर के तो ये लोग जो कि 150 किलोमीटर दूर है काबुल से, और वहां उसके आसपास, हालांकि 150 किलोमीटर लंबा नहीं होता है अगर देखा जाए तो। अमरुल्लाह सलेह वहीं पे गए थे, उन्होंने अपने को आपको डिक्लेयर कर दिया था कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, भाई मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, कतई है, वहां पे तो पूरी फौज तैयार है, लेकिन फिर भी अहमद मसूद ने बोला है कि हम वॉर लाइक सिचुएशन नहीं चाह रहे हैं, कि वो बात कर लें, तालिबान बात मान जाए, कहीं ना कहीं पे कोई बात पे रखें। अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको, तालिबान ने भैया प्रस्ताव रखा, उनके जो राष्ट्रपति थे पहले अशरफ गनी, जो भाग गए थे कहते हैं लेकर मनी उन पे, कि आप वापस आ जाइए अफगानिस्तान, आपको हम एक मिनिस्ट्री में जगह देंगे। और जो वहां के जो राष्ट्रपति जो भागे थे वो इनसे बात भी कर रहे हैं। भाई एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है ना, इनसे बात तक भी नहीं करनी चाहिए। पोजीशन लेने देने की बहुत दूर की बात है, इनसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ, हालांकि वो सिचुएशन वो ना हो जाए जो आपने दिखाई अभी जर्मनी में पिज्जा डिलीवर का काम कर रहे हैं। भाई यूएई की गवर्नमेंट ने तो उनको सरेआम वेलकम करा है ना, इनको बोला है कि आप और आपका परिवार ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप यहाँ पे आके रह सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है इस बात में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो भागे थे, इतना सारा पैसा लेकर के उनका चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया था, तो उनको $1 बिलियन वहीं पे ही उतारने पड़े, तब जाके उनका चॉपर टेक ऑफ हुआ। अब देखिए एक ऐसा देश जहां की लीडरशिप मजबूत नहीं थी, जहां की मिलिट्री मजबूत नहीं थी, उस देश के हालात आप देख रहे हैं कुछ क्या हो रहे हैं जी। लेकिन पंजशीर का जो इतिहास रहा है, अहमद मसूद की बात आपने की, उनके वालिद भी रहे थे जिन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और डटे हुए रहे पंजशीर के भीतर, और अब अमरुल्लाह सालेह हैं, वो वहां पर डटे हुए हैं लगातार। पंजशीर के इतिहास को अगर हम मद्देनजर रखें तो तालिबान क्या भी उतावलापन दिखा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उससे डर है कि अगर पंजशीर कब्जे में नहीं आया तो उसके लिए भविष्य में खतरा जस का तस रहेगा, और इसीलिए वो कह रहा है तमाम नाटो देशों की सेनाओं को कि डेडलाइन तक वापस लौट जाइए, अगर उसके बाद वापस नहीं लौटोगे, अगर उसके बाद भी यहां पर अफगानिस्तान की जमीन पर रहोगे तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या ये उतावलापन है तालिबान का? जी, अगर एक पहली बात तो उतावलापन तो उनका है ही है तालिबान का। अब वो बुखला भी रहे हैं कि अगर उनके कब्जे में पंचशील नहीं है, जो कि नहीं आएगा। अगर हम आपने इतिहास की बात करी, क्योंकि पंचशील की तो हमारे महाभारत में जब 5 पांडव जब वहां पे गए थे मोक्ष की तलाश में, पंचशील 5 शेरों का इलाका, अभी ये तब से इसका नाम पंचशील बन गया। और गांधारी जो थी वो अफगानिस्तान के कंधार की रहने वाली थी, तो वहां से पंचशील बना। और वहां के जो शेर थे अहमद शाह मसूद, उनके जो बेटे हैं वो डटे हुए हैं वहां पे। तो तालिबान की बौखलाहट तो है वहां पे, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए इनकी जो नॉर्दर्न अलायंस है, ये इन्होंने तालिबान को पहले भी धूल चढ़काई हुई है और अभी भी धूल चढ़ा सकता है अगर ये चाहे तो। अब अफगान आर्मी तो लड़े ही नहीं ना, अगर वो लड़ी होती और 100 लोग शहीद होते या 1000 लोग, मैं मान सकता हूं, तब जाके आप रिट्रैक्ट कर गए। ठीक है, तो एक उम्मीद की किरण पंजशीर से दिखाई दे रही है अफगानिस्तान के अंदर, और पंजशीर के लड़ाके लगातार तालिबानियों के सामने डटे हुए हैं और अभी युद्ध चल रहा है। अपडेट लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए।